हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम लोग का बच्चों चैप्टर 1 का लास्ट यूनिट है। इसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, चैप्टर 1 का पूरे इंटायर चैप्टर 1 का मॉक टेस्ट किया जाएगा। मॉक टेस्ट के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर 2 का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो चलो बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं। अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों लैंग्वेज कहा जाता है? क्योंकि अकाउंटिंग के माध्यम से बिजनेस का हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता करते हैं। अकाउंटिंग के माध्यम से बिजनेस का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता किया जाता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में कितना लॉस हुआ। और सेकेंड है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता किया जाता है कि बिजनेस में कितना एसेट है, बिजनेस में कितना लायबिलिटी है, बिजनेस में कितना कैपिटल है। तो अकाउंटिंग के माध्यम से बिजनेस का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता किया जाता है और इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाता है। मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टेक होल्डर्स को बता दिया जाता है, जिसके आधार पर स्टेक होल्डर्स डिसीजन लेते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज क्यों कहेंगे बच्चों? अकाउंटिंग के माध्यम से हम बिजनेस का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं और इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाता है, स्टेक होल्डर्स को बता दिया जाता है, जिसके आधार पर स्टेक होल्डर्स डिसीजन लेते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को हम बिजनेस का लैंग्वेज कहते हैं। अगर अकाउंटिंग प्रॉपरली रेगुलेटेड ना हो, यानी कि ये जो अकाउंटिंग जब प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं होगा, एक सही तरीके से अकाउंटिंग का काम नहीं होगा, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होगा? गलत हो सकता है। तो जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपका गलत हो जाएगा तो इससे स्टेक होल्डर्स को क्या किया जा सकता है? मिसलीड किया जा सकता है, स्टेक होल्डर्स को कंफ्यूज किया जा सकता है, बिजनेस का गलत पिक्चर स्टेक होल्डर्स को बता दिया जाएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग मेंटेन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रॉपर तरीका हो अकाउंटिंग मेंटेन करने का, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो अकाउंटिंग मेंटेन करने का, जिससे स्टेक होल्डर्स को मिसलीड ना करे और बिजनेस का एकदम सही प्रेजेंटेशन, बिजनेस के सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन स्टेक होल्डर्स के सामने हो। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब अकाउंटिंग का काम किया जाता है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि अकाउंटिंग का काम जो होता है वो प्रॉपरली हो, सही तरीके से अकाउंटिंग का काम हो, जिससे स्टेक होल्डर्स बिजनेस के अकाउंटिंग में विश्वास कर सके, स्टेक होल्डर्स मिसलीड ना हो, बिजनेस का जो सही इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस का जो सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स तक पहुँचे। इस बात को ध्यान में रखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह सकते हो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सिंपल सा लाइन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई पूछे तो क्या बोलोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है एक एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी, जो कि इंडिया में है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कौन इशू करता है? आईसीएआई। इंडिया में तो ही ना करेगा, आईसीएआई। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करके देता है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी बना कर देता है। और यह इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो, कंसिस्टेंट हो, कंपरेबल हो, एडिक्वेट हो और रिलायबल हो। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब कि ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होना चाहिए जो सभी को सेम इन्फॉर्मेशन दे। कंसिस्टेंट कहने का मतलब कि हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज होना चाहिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता हो, जब अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपरेबल भी होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल इन्फॉर्मेशन दे बिजनेस के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होने चाहिए। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं।
तो फिर से बोल दे रहे हैं इस सारे स्लाइड के बारे में, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकाउंटिंग के माध्यम से हम बिजनेस का क्या पता करते हैं? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाता है। स्टेक होल्डर्स को बता दिए जाते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, बिजनेस में क्या लॉस है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सब अकाउंटिंग के माध्यम से ही बिजनेस के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। इस आधार पे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग को हम बिजनेस का लैंग्वेज कहते हैं। अब अगर अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं रेगुलेट किया गया हो, अकाउंटिंग सही ढंग से नहीं मेंटेन किया गया हो, तो ये बिजनेस का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि गलत फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंच जाए, जिससे स्टेक होल्डर्स मिसलीड हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टेक होल्डर के पास बिजनेस का गलत पिक्चर पहुंच जाएगा, बिजनेस का गलत फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, जिससे स्टेक होल्डर्स का जो डिसीजन लेना है वो उस पर प्रभाव पड़ सकता है, वो इफेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश किया जाता है कि अकाउंटिंग मेंटेन करते समय एक नियम का पालन हो, एक कॉमन चीज़ों का पालन हो, एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए, एक फ्रेमवर्क फॉलो किया जाए, एक कह सकते हो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया जाए, जिससे अकाउंटिंग का काम प्रॉपरली रेगुलेट हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सही तरीके से बने, स्टेक होल्डर्स को सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुँचे, स्टेक होल्डर्स मिसलीड ना हो और बिजनेस का एकदम सही प्रेजेंटेशन हो, जिसके आधार पर स्टेक होल्डर्स उस बिजनेस के अकाउंटिंग डेटा पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर विश्वास करके उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उससे जुड़े। ठीक है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो ICAI के द्वारा इशू किया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट के एक ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट होते हैं उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए एक क्या करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी तैयार करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यह इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो, कंसिस्टेंट होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए। तो ये बच्चों है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को डिटेल में पढ़ना है जब आप लोग CA इंटरमीडिएट में जाओगे। और CA इंटरमीडिएट में जाने के लिए आपको CA फाउंडेशन क्रैक करना होगा। तो पढ़ो, मेहनत करो कि आप CA फाउंडेशन जब क्रैक कर लो तो जब CA इंटरमीडिएट में जाओ तो उसमें अकाउंटिंग पेपर में आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, तो आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे फाउंडेशन में हम लोग का चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक नॉलेज चाहिए जो कि हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, कुछ इशू को डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कुछ इशूज को डील करता है। फर्स्ट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और इवेंट को प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया जाए। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि कौन से ट्रांजैक्शन कौन से इवेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन से ट्रांजैक्शन कौन से इवेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ओवरऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इवेंट का प्रॉपर रिकॉग्निशन हो। और जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इवेंट का प्रॉपर रिकॉग्निशन हो जाए तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात पे भी फोकस करता है कि ट्रांजैक्शन का सही मेजरमेंट हो। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाया जाता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पर भी फोकस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एकदम ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो और डिस्क्लोजर हो। डिस्क्लोजर का मतलब कि आपको जो भी चीज़ आप दिखा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज करके दिखाना है। आप लोग पढ़े होंगे फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं है, उसको क्या करना, ओपन रखना है ताकि सभी स्टेक होल्डर्स उसको देख सके। तो इस बात को ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन फंक्शन कह सकते हो कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है उसका प्रॉपर रिकॉग्निशन किया गया है कि नहीं किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात पे भी फोकस करता है कि ट्रांजैक्शन का सही मेजरमेंट है या नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात पे फोकस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं। डिस्क्लोजर पे ध्यान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्योंकि डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगा तो डिसीजन लेने में परेशानी होगी। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर आपका उस पर ध्यान दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उससे डिसीजन लेने में आसानी होती है।
कुछ और है बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात पे भी ध्यान देता है कि स्टेक होल्डर्स को समय पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए जिसके आधार पर वो डिसीजन ले सके। तो सही समय पे स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात पे भी ध्यान देता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात पे भी ध्यान देता है कि बिजनेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए, और डिस्क्लोजर पे भी ध्यान दिया जाता है जिसके आधार पर जो स्टेक होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, वो डिसीजन ले सके। तो ये था बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपका फंक्शंस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ इश्यूज के साथ वो डील करता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो एग्जांपल समझो, दो कंपनी लेते हैं, जैसे एक कंपनी एक्स हो गया, एक कंपनी वाई हो गया। दोनों कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम मान लो है, एक एक्स कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक मान लो एक शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है सोनू नाम का। अब सोनू जब कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो पहले क्या करेगा, दोनों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा। अब सोचो थोड़ा देर के लिए कि ये एक्स कंपनी है, ये अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है, और वाई कंपनी जो है वो अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है। तो इससे क्या होगा कि सोनू को कंपेयर करने में दिक्कत होगा, क्योंकि सोनू को क्या चाहिए, और दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एनालाइज करेगा और उसमें से जो बेस्ट इसको लगेगा उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होने चाहिए। लेकिन जब दो कंपनियां, दो अलग अलग कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपेरेबल नहीं रह जाता है, जिससे सोनू कंफ्यूज हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा क्योंकि वो एनालाइज ही नहीं कर पाया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो दो अलग अलग कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही है ना, उसको सेम करे, यानी हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करती है, अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है, उसको हार्मोनाइज करे। इससे क्या होता है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग डेटा या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या जो भी कह सकते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो, वो कंपेरेबल होता है। वो इससे क्या होगा, सोनू कंफ्यूज नहीं होगा, सोनू आसानी से दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कंपेयर कर सकता है और कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि कौन से कंपनी में उसको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंसेज ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सेम कर देता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को सेम कर देता है। तो दो अलग अलग कंपनियां भले ही हो, लेकिन दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज होना है, सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज यूज होना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेज है वो डिफरेंसेज नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होगा, जिससे सोनू आसानी से दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एनालाइज करके वो डिसीजन ले सकता है कि हमें किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अलग अलग कंपनियों का जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है वो ना करे, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करे, सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज करे, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों हार्मोनाइजेशन, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सेम करना, यानी कि अलग अलग एंटिटीज है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग बिजनेस है, वो जितने भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करें, सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज करें। और अल्टरनेटिव्स यानी कि जो डिफरेंसेज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एलिमिनेट करने का काम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेज है वो एलिमिनेट हो जाता है तो क्या फ़ायदा होता है कि कंपेरेबल हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होना चाहिए। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात पे ध्यान देता है कि जो कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल हो, कंपेरेबल होगा तभी रिलायबल होगा। तो इस बात को ध्यान में रख कर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या फ़ायदे हैं बच्चों। तो अभी हम बताएं ना कि दो अलग अलग कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करती है, तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विश्वास थोड़ा सा इशू हो जाता है।
शेयर होल्डर को लगेगा कि अरे यार दोनों कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रही है, तो एक लॉ होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स अकाउंट्स के काम पे विश्वास कर सके। ठीक है, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं होगा, जब तक शेयर होल्डर्स को नहीं लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट होता है कंपनी का, तब तक वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे, वो मिसलीड में रहेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोशिश करता है कि अकाउंटिंग के कामों में सिमिलरिटी हो, हार्मोनाइजेशन हो, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो। ऐसा तभी होगा जब अलग अलग एंटिटीज भले ही हो, अलग अलग कंपनीज भले ही हो, लेकिन वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का एक स्टैंडर्ड बना देता है, वो आपका क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही एडवांटेज है बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो, ये इंश्योर करने का काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो, ये इंश्योर करने का काम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होते हैं, अकाउंटेंसी के कारण ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण ही आपका क्या है, कंसिस्टेंसी होती है अकाउंटिंग डेटा में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बहुत एडवांटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, अलग अलग कंपनियों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस हो सकते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। ऐसा तभी होगा जब सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करेगा। डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि कंपनी को अपना सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ओपन करके रखना, ताकि हर स्टेक होल्डर्स को सेम इन्फॉर्मेशन मिले। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक और एडवांटेज है कि कंपैरिजन में सुविधा होती है। कंपैरिजन का मतलब दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करना, या एक ही कंपनी के दो अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करना। तो ओवरऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे एडवांटेज हैं। कुछ लिमिटेशंस भी है बच्चों। लिमिटेशंस क्या है कि कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब डिफरेंट हो, तो डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से आपको चूज करना एक बहुत बड़ा समस्या होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक लिमिटेशन क्या होता है कि अगर अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो उन अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में से कौन सा ट्रीटमेंट हम चूज करें, कौन सा ट्रीटमेंट चूज करें जो स्टैंडर्ड हो, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा चीज़ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, नियम की अवहेलना नहीं कर सकता, उसको नियम के अंदर में ही काम करना है। और हर कंट्री का अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ये भी एक समस्या है। जैसे यूएस गैप, यूएस ले लो, यूएस गैप ये अमेरिका का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंडिया का होता है IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक इंटरनेशनली चलता है IFRS। ठीक है, इंडिया जो है कुछ क्या करता है, इसको फॉलो करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यूएस गैप का अलग है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन क्या है कि कंट्री वाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अलग अलग होते हैं। हालांकि ये सब चीज़ों पे कोशिश की जा रही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिमिलर हो, इसलिए एक इंटरनेशनल बॉडी काम करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ठीक है, और यूएस गैप क्या है, यूएस गैप एकदम सेपरेट है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या होता है, यूएस गैप में लीफो से करेगा। और IFRS क्या है, फीफो यूज़ करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो इंडियन अकाउंटिंग से स्टैंडर्ड भी क्या यूज़ करेगा, ये भी फीफो यूज़ करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है कि जो अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें से कोई एक को चूज़ करना बहुत बड़ी समस्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियम की अवहेलना नहीं कर सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड प्रिवेलिंग स्टैट्यूट्स, यानी कि जो नियम है उसी नियम के अंदर में आपको काम करना है। और अलग अलग देशों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। एक ये यहाँ से ध्यान देना बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद द इशू ऑफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ इशू को डील करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट का प्रॉपर रिकॉग्निशन हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट का प्रॉपर मेजरमेंट हो या अप्रोप्रिएट मेजरमेंट हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट का सही प्रेजेंटेशन हो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है डिस्क्लोजर भी हो। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखोगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई होगा।
उसके बाद स्टडी ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद ड्राफ्ट बनेंगे, फिर ड्राफ्ट का सर्कुलेशन किया जाएगा, फिर अलग अलग बॉडीज़ का उस ड्राफ्ट पे क्या नज़रिया है, अलग अलग बॉडी का उस ड्राफ्ट पे क्या व्यू है, वो पता करेंगे। उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट, जिसको ईडी कहा जाता है, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट पे क्या क्या कमेंट मिला, वो कमेंट रिसीव किया जाएगा। उसके बाद ड्राफ्ट का मॉडिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कर दिया जाता है। तो ये था बच्चों कुछ बेसिक्स, इसको ध्यान में रखिएगा। बच्चों हम लोग के सिलेबस में केवल बेसिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि ज़्यादा दिमाग घुमाना है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट में, वहाँ पूरा भरा पड़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, यही सब जानने हैं। मीनिंग क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है बच्चों। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये आपका लिस्ट है, इसको याद कर लोगे। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो इसको बच्चों आप लोग याद कर लोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 ऐसे करके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 12, ठीक है बच्चों। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये भी लिख लोगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी। बिल्कुल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेम करने का काम करता है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कंपेरेबल हो। तो ये तो होगा ही। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फोकस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो। तो जहाँ पे नॉन कंपेरेबल कब होगा, जब दो कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करती है तो नॉन कंपेरेबल होगा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि दो कंपनी अलग अलग हो लेकिन सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करो, जिससे एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो चीज़ों पे फोकस करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इट इज़ एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट के ट्रीटमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट के लिए एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी तो है ही बच्चों, ट्रांसपेरेंसी तो है, कंसिस्टेंसी तो है, तो दोनों हो जाएगा ना, बोथ, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका यूनिट 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एकदम बेसिक्स नॉलेज चाहिए बच्चों, फाउंडेशन में सिर्फ बेसिक नॉलेज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि सैटरडे को इसका मॉक टेस्ट रखने जा रहे हैं बच्चों, और लेक्चर थोड़ा लंबा होगा मॉक टेस्ट का। तो पूरे इंटायर चैप्टर 1 का मॉक टेस्ट होगा, और इसके लिए आप लोगों को क्या करने होंगे, जितने भी यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबको अच्छे से रिवीजन कर लोगे। रिवीजन करने के बाद ही आप लोग मॉक टेस्ट आप लोग देखोगे या मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।